नमस्कार, मैं रविंद्र त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ प्रतापगढ़। आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण, एक महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु गैने की अधिगम सोपानकी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अगर आप देखिए बोर्ड पर लिखा भी गया है आपका प्रकरण, अधिगम की सोपानकी। अधिगम की सोपानकी वाक्य में दो शब्द स्पष्ट रूप से निहित हैं। पहला है अधिगम और दूसरा है सोपानकी। अधिगम को समझने के लिए ही, अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए ही कि वास्तव में अधिगम क्या है, इसी को संदर्भित करते हुए गैने महोदय ने समय समय पर जो अधिगम के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों के परितः जो अधिगम के विभिन्न प्रकार विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए थे, उन सबको एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक सीढ़ीबद्ध स्वरूप, एक पदानुक्रम देने का प्रयास किया, एक हायरार्की का जो है कलेवर प्रदान करने का प्रयास किया और उनके इस सराहनीय प्रयास को शिक्षा मनोविज्ञान में जो नाम दिया जाता है वह है अधिगम की सोपानकी। सोपान का मतलब ही होता है सीढ़ी, सोपान का मतलब ही होता है एक पदानुक्रम, अर्थात क्रमबद्ध तरीके से जो चीजें रखी जाती हैं, क्रमबद्ध तरीके से जिन बातों को रखा जाता है उन्हें ही सोपानबद्ध या सोपानीकृत या सोपानकी की संज्ञा से संज्ञापित किया जाता है। ये तो बात हो गई कि अधिगम की सोपानकी का मतलब क्या है। वास्तव में अधिगम की सोपानकी कोई अधिगम का नवीन सिद्धांत नहीं है। इस बात को बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रूप से धारित कर लें, समझ लें कि इसे आप कोई नवीन सिद्धांत की संरचना नहीं मान सकते, कोई नया सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते। अपितु अधिगम की सोपानकी अधिगम के क्षेत्र में या मनोविज्ञान का जो अधिगम का परिक्षेत्र है उसमें यह एक नूतन शब्दावली है, एक नवीन शब्दावली है जो इस बात को ध्वनित करती है, इस बात को स्पष्ट करती है कि जो अधिगम के विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ऐसे पदानुक्रम में सजाना जो अपने गुण सीखने के तरीकों के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात जो अधिगम के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे संज्ञानात्मक अधिगम है, व्यवहारगत अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, चालक अधिगम है, इसी तरीके से प्रयास एवं त्रुटि संबंधी अधिगम है, अनुबंधन अधिगम है, पुनर्वलन अधिगम है। ये जो अधिगम के विभिन्न प्रकार हैं, ये अधिगम के विभिन्न प्रकार अपने कारकों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं कि किस अधिगम के प्रकार में कौन सा कारक प्रभावशाली है। गैने महोदय ने अपने विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम के सभी प्रकार या समय समय पर दिए जाने वाले जो अधिगम के सिद्धांत थे उनकी प्रभावशीलता एक प्रकार की नहीं थी, या सभी सिद्धांत यूं कहिए कि समान रूप से उपयोगी नहीं थे। कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनका आधार
ज्ञानेंद्रियां थी जो बाल्यावस्था में सीखने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। तो कुछ ऐसे भी सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए जिनमें संज्ञानात्मक क्षमताओं को ज्यादा महत्व दिया गया, संज्ञानात्मक शक्तियों को ज्यादा महत्व दिया गया। अब यहां इस तथ्य को भी आप समझ लीजिए कि वास्तव में संज्ञानात्मक शक्तियां क्या होती हैं। तो मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक शक्तियों से अभिप्राय बुद्धि, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन, एक समस्या समाधान, इन सब को संज्ञानात्मक शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इन संज्ञानात्मक शक्तियों के आधार पर सीखने के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो दूसरी तरफ उद्दीपन और अनुक्रिया को ध्यान में रख करके, साहचर्य विधियों को ध्यान में रख करके, पुनर्बलन को ध्यान में रख करके भी कई सिद्धांत समय समय पर प्रतिपादित किए गए। इन सभी सिद्धांतों को या इन सिद्धांतों के आधार पर अधिगम के जो प्रकार उभर करके आए, उन प्रकारों को एक क्रमबद्ध स्वरूप में सहेजने का, एक क्रमबद्ध रूप में संयोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य गैने महोदय द्वारा किया गया है। और उनके इस महत्वपूर्ण कृत्य को शिक्षा मनोविज्ञान में एक नई शब्दावली, एक नूतन शब्दावली, एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया जाता है, वह है अधिगम की सोपानकी। अब आगे हम आप लोग देखेंगे कि गैने महोदय ने अपनी अधिगम की सोपानकी में किन किन प्रकारों को किस क्रम में रखा है। पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो गैने ने अधिगम के विभिन्न प्रकारों को एक क्रमबद्ध स्वरूप देने का प्रयास किया। आप यहां प्रकार के स्थान पे सिद्धांत भी कह सकते हैं कि समय समय पर अधिगम के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन सिद्धांतों को उनके गुण दोष, महत्व और प्रभावशीलता के आधार पर एक क्रमबद्ध स्वरूप देने का प्रयास किया है। और वह क्रमबद्ध स्वरूप जान लेना ही इस प्रकरण को समझ लेना है। तो अधिगम की सोपानकी में जो सबसे पहला सोपान है, जो सबसे पहला पद है, इसको आप पहला पद भी कह सकते हैं, निम्न पद भी कह सकते हैं, या अधिगम का जो सबसे निम्न स्तरीय स्वरूप है, जो सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है, इसको आप कई नाम दे सकते हैं। उसमें पहला है संकेत अधिगम। पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, अगर आपने इसके पहले पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत पढ़ा होगा, तो पावलोव के क्लासिकल सिद्धांत में आपने यह जरूर स्टडी की होगी, जरूर अध्ययन किया होगा कि जो हमारा नेचुरल उद्दीपक होता है, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस होता है, उसका किसी अन्य आर्टिफिशियल स्टिमुलस से कोरिलेशन हो जाता है, एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात सब्स्टिट्यूट बन जाता है वो नेचुरल स्टिमुलस का। अर्थात जो स्वाभाविक उद्दीपक है, उस स्वाभाविक उद्दीपक का स्थान जब कोई अस्वाभाविक उद्दीपक ले लेता है, तब उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर ही स्वाभाविक अनुक्रिया अधिगमी देने लगता है। अर्थात जो सीखने वाला जो प्राणी होता है, जो हमारा प्रयोज्य होता है, वह उस आर्टिफिशियल अर्थात जो सब्स्टिट्यूट स्टिमुलस है,
जो प्रतिस्थापित उद्दीपक है, जिसने नेचुरल उद्दीपक का स्थान ले लिया है, उसको प्रस्तुत करने पर ही वह स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। इतना अध्ययन आपने जो सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, उसमें पढ़ा होगा। शास्त्रीय सिद्धांत को या सीखने के क्लासिकल थ्योरी को गैने महोदय ने सबसे निम्न स्थान दिया है अपनी अधिगम सोपानिकी में। क्योंकि आज अभियोग्यता संबंधी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो वहां एक जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में ये प्रश्न निकल सकता है कि अधिगम की सोपानिकी में सबसे निम्नतम स्तर पर किस को रखा है या सीखने के किस सिद्धांत को गैने ने रखा है, तो उसे आप सीखने के शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में अपना उत्तर दे सकते हो। क्योंकि यहाँ संकेत अधिगम, तो संकेत का मतलब ही यही है कि किसी आर्टिफिशियल कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा जब हम स्वाभाविक अनुक्रिया करवा लेते हैं तो इसे संकेत अधिगम या अनुकूलित अधिगम कहा जाता है। और इसे गैने महोदय ने अपने अधिगम सोपानिकी में सबसे निम्न स्थान पर रखा है। अब दूसरे स्तर पर या जो उन्होंने सोपानिकी तैयार की गैने महोदय ने, उसमें दूसरे स्थान पर रखा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरे स्थान पर रखा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसका अध्ययन भी आपने किया होगा। यह भी एक फेमस प्रसिद्ध सिद्धांत है व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित। और ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसे एसआर थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। एसआर थ्योरी के साथ दो शिक्षा मनोविज्ञानियों का नाम महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। एक फैक्ट भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक नाम है E.L. थॉर्नडाइक का और एक नाम है B.F. स्किनर का। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने किया, तो दूसरी तरफ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। और ये दोनों सिद्धांत पुनर्वलन पर आधारित। इन दोनों सिद्धांतों में पुनर्वलन का महत्व सर्वाधिक है, अर्थात जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें पुनर्वलन का केंद्रीय स्थान होता है। यहां से भी एमसीक्यू क्रिएट किए जाते हैं, यहां से भी जो है बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं और निरंतर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि पहले तो यही प्रश्न निकल करके आता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या संबंधवाद का, सीखने के संबंधवाद का सिद्धांत किसने किया, या क्रिया प्रसूत अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, या क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत में सीखने का केंद्रीय तत्व क्या है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने का केंद्रीय तत्व क्या है, तो इसमें केंद्रीय तत्व के रूप में पुनर्वलन है। और इसी पुनर्वलन के केंद्रीय तत्व में होने के कारण गैने ने इसे संकेत अधिगम से बेहतर स्थिति में रखा है। अर्थात अधिगम के इस स्वरूप, इस कलेवर, इस सिद्धांत, इस प्रकार की तुलना में उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें पुनर्वलन की महिमा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।